हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट्स में ईसीजी में क्या फाइंडिंग्स होती है। यूजली पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे हार्ट से जो लंग्स में नली जाती है, राइट वेंट्रिकल को लंग्स से जो कनेक्ट करती है नली, उसमें खून का थक्का जम जाता है जिसकी वजह से रक्त प्रवाह रुक जाता है। इस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादातर हम ईसीजी, इको, सीटी स्कैन, डी डाइमर, ये 4 टेस्ट से ज़्यादातर कंफर्म करते हैं कि बीमारी के बारे में। सबसे ज़्यादा मदद इसमें इकोकार्डियोग्राफी द्वारा होती है, लेकिन क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी और सीटी स्कैन की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादातर सब जगह ईसीजी ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है। तो आज हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में क्या ईसीजी फाइंडिंग्स होती है और कैसे हम इसे हार्ट अटैक वाले ईसीजी पेशेंट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट ये है कि इस तरह के ज़्यादातर पेशेंट में ईसीजी में हृदय की गति ज़्यादा मिलती है। यूजली जब लंग्स की नली में क्लॉट बनता है, हार्ट एक तरह से ओवरलोड सिचुएशन में चला जाता है, जिस वजह से हृदय की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है ब्लड, ताकि जो ब्लड की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सके। तो इसलिए साइनस टैकीकार्डिया ज़्यादातर लोगों में मिलता है। रिदम डिसऑर्डर्स मिल सकते हैं, यानी कोई अरिथमियाज भी मिल सकते हैं, कई बार सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, कई बार एट्रियल फिब्रिलेशन, कई बार कंडक्शन ब्लॉक, कई बार वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये भी चीज़ें दिखने को मिल सकती है। पर साइनस टैकीकार्डिया सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी नॉर्मल करंट जहाँ से आता है, जिसे साइनस नोड बोलते हैं, वो करंट आता वहीं से, लेकिन गति बढ़ जाती है। इसके अलावा सबसे कॉमन और स्पेसिफिक पैटर्न है S1Q3T3 पैटर्न, जिसमें लीड 1 में एस वेव मिलेगी, यानी QRS कॉम्प्लेक्स जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का वेव फॉर्म होता है उसमें लीड 1 में एस वेव मिलेगी, लीड 3 में Q वेव और टी वेव इन्वर्टेड मिलेगा। ये 3 फाइंडिंग्स अगर किसी में मिल रही है तो उसको एम्बोलिज्म हो सकता है। हालांकि ये राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन का मार्कर है, ज़्यादातर एम्बोलिज्म को सजेस्ट करता है, पर ये एम्बोलिज्म के केसेस में भी खाली सिर्फ 10% केसेस में देखने को मिलता है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि S1Q3T3 नहीं है तो एम्बोलिज्म है, और ये भी सोचना गलत है कि हर व्यक्ति जिसको S1Q3T3 है सबको एम्बोलिज्म होगा। लेकिन हाँ, ये एक फाइंडिंग है जो अगर मिल रही है तो ये बड़े साइज़ के एम्बोलिज्म की तरफ पॉइंट करता है और आपको फर्दर जाँच करके उसको कन्फर्म करना पड़ेगा। आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि ईसीजी की इस मामले में प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। ईसीजी से आपको खाली अंदाज ही मिल सकता है, बाकी फाइंडिंग्स को आपको फर्दर इको पे या सीटी पे कंफर्म ही करना पड़ेगा। पर यदि ईसीजी में कुछ सजेस्टिव चेंजेस मिल रहे हैं तो वर्थ है कि आप उसको फर्दर कंपेयर करें। इसके अलावा आपको राइट एक्सिस डेविएशन, यानी ईसीजी जो है राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड के चेंबर्स डायलेट होने की वजह से राइट साइड के वोल्टेजेस बढ़ जाते हैं, तो जिस वजह से आपको राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगा। इसके अलावा राइट प्रिकॉर्डियल लीड्स में, यानी लीड V1, V2, V3 में टी वेव इन्वर्टेड मिलेगा। हर व्यक्ति जिसको टी वेव इन्वर्टेड मिलेगा सबको एम्बोलिज्म में ऐसा नहीं है। टी वेव इन्वर्जन होना बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा तरह के लोगों को होता है, लेकिन यदि ऐसा मिल रहा है और साथ में बाकी चेंजेस मिल रहे हैं तो ये एम्बोलिज्म की तरफ पॉइंट कर सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को पल्मोनरी इन्फेक्शन की वजह से ईसीजी में कुछ STT सेगमेंट के चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिदम डिसऑर्डर जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये सारे चेंजेस मिल सकते हैं। कंडक्शन ब्लॉक्स भी मिल सकते हैं, पर ये सारी चीज़ें पूरी तरह कॉमन नहीं है। इस तरह के ईसीजी पैटर्न, खासकर अगर साइनस टैकीकार्डिया, राइट एक्सिस डेविएशन मिल रहा है और अगर किसी व्यक्ति को भी वोल्टेजेस बढ़े हुए हैं, S1Q3T3 पैटर्न मिल रहा है, तो एम्बोलिज्म को सजेस्ट करेगा। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स में आपको एम्बोलिज्म श्योर शॉट बता सके आप वैसा नहीं है, आपको फर्दर कन्फर्मेशन लगेगा। इसके अलावा किसी पेशेंट में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी में मिल सकती है, जिसमें लीड V1 में RS/R' पैटर्न मिलेगा। ये भी एम्बोलिज्म के लिए स्पेसिफिक नहीं है, मिले तो आप सोच सकते हैं एम्बोलिज्म के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे हार्ट अटैक की ईसीजी में क्या से डिफरेंट है। हार्ट अटैक में भी हृदय की गति ज़्यादा मिल सकती है, हालांकि कम भी मिल सकती है। S1Q3T3, RBPB या टी वेव इन्वर्जन्स या राइट एक्सिस डेविएशन, ये भले हार्ट अटैक में मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट में ज़्यादातर ST सेगमेंट में चेंजेस ज़्यादा मिलते हैं, यानी ST सेगमेंट जो QRS सेगमेंट और टी वेव के बीच का सेगमेंट होता है वो बेसलाइन से एलिवेट हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। बड़े हार्ट अटैक में ST सेगमेंट ऊपर उठ जाता है, छोटे हार्ट अटैक में वो ST सेगमेंट नीचे चला जाता है। इसके अलावा आपको अलग अलग हार्ट अटैक से रिलेटेड Q वेव के पैटर्न्स मिलते हैं, जिसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन से व्यक्ति को हार्ट अटैक है, कौन से एम्बोलिज्म। यदि किसी व्यक्ति को सडन ऑनसेट घबराहट, बेचैनी हो रही है, सांस फूट रही है, घबराहट हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, तो इस तरह के पेशेंट में एम्बोलिज्म और हार्ट अटैक में डिफ्रेंशिएट करने में ये पॉइंट्स मदद करते हैं।
क्लिनिकली दोनों के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करें और फीचर्स दोनों में क्या फ़र्क होते हैं उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है, ज़रूर चेकआउट करें। आज के टॉपिक में हमने बात करी एम्बोलिज्म में ईसीजी फीचर्स क्या होते हैं, इको फीचर्स पर सेपरेट वीडियो हमने किया है, वो भी ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।